ये जो धारा 370 या आर्टिकल 370 की जो बात है, ये एक्चुअली 3 पीढ़ियों से इस विषय पर बात हो रही है। सबको पता है कि 1947 में देश आजाद हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। जम्मू एंड कश्मीर बाकी राज्यों के तरह ही भारत के में विलय की प्रक्रिया हो गई। और फिर जो एक पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ और जिस प्रकार से शेख अब्दुल्ला जी की राजनीति और जिस प्रकार से जो उस समय जो केंद्र की सरकार थी नेहरू जी के नेतृत्व में, राजनीति होती रही और लोग इसके खिलाफ काम करते रहे। 3 पीढ़ियां हो गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ। उनका एक ही नारा था कि देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही के दिन 7 जून 1952 को पहली बार वहां एक डिफरेंट झंडा लगाया गया, उसको फहराया गया। 1952 से वो झंडा था, लेकिन पहली बार आज 7 जून 1952 को दूसरा कोई झंडा नहीं है। देश में केवल एक ही झंडा है, वो है तिरंगा, जो आज जैसे पूरे देश में लहराया जा रहा है। वही केवल एक ही निशान जम्मू कश्मीर में भी है। तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस विषय को भी लेकर के कि आज हमको ये जानना चाहिए कि देश में किस प्रकार से जो 2 निशान थे वो खत्म हुआ, और जो 3 पुश्तों की लड़ाई है जो शुरुआत हुई प्रजा परिषद से। अगर आपको पता हो कि देश में जो एक बहुत सबसे पहले पार्टी बनी थी उसका नाम प्रजा परिषद था, जो भारत में जम्मू कश्मीर के विलीनीकरण के लिए लड़ाई शुरू किए। तो उनकी लड़ाई के साथ होते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से होते हुए थे 5 अगस्त और 8 अगस्त की जो प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में भाषण दिया, उसके बाद जाकर के वो प्रक्रिया खत्म हुई। और जो एक प्रकार का जो अत्याचार था जो जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे लोगों पर, देश के लोगों पर, वो अत्याचार की समाप्ति हुई। अब बात यह आती है कि आखिर हम आज क्यों इस विषय पर, क्योंकि यह विषय तो अगस्त में खत्म हो गया, फिर आज हम इस विषय पर क्यों ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले वहां एक डोमिसाइल पॉलिसी बनी है, उसकी नीति हुई, उसका नोटिफिकेशन आ गया। मेरे हिसाब से 18 मई को उसका नोटिफिकेशन आया। और उस नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसा लगा कि देश में जो ये अत्याचार का जो दौर था, लोगों पर जो तिरस्कार का दौर था, उसकी समाप्ति हो गई एक विषय पर। आप सबको पता है कि पूरे देश में बहुत सारे जो कानून थे, करीब 800 के कानून थे जो भारत में तो लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर तक नहीं जाने दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, जो नेता थे, कुछ परिवारों का वहां प्रभुत्व रहा। वो सारा कानून तो एक झटके में जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। लेकिन ये जो डोमिसाइल की पॉलिसी थी, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। और डोमिसाइल की पॉलिसी 18 मई को आने के बाद इस विषय पर मैंने सोचा कि क्यों नहीं लोगों से बात की जाए कि आखिर जो लड़ाई थी वो हम जीते 5 अगस्त 8 अगस्त को, लेकिन लोगों के जीवन में कैसे कैसे बदलाव शुरू हुआ। जो एक तरीके का जो एक फ्रॉड चल रहा था जम्मू कश्मीर में कि कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता रहेगी, कि कैसे कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी। देखिए, आज तो लद्दाख को कैसे केवल 4 सीटों में सीमित कर दिया गया था 70 सालों में। उनकी न तो आबादी को ध्यान में रखा गया, ना ही उनके पॉपुलेशन को ध्यान में रखा गया। किस प्रकार से जम्मू जिसका जो एरिया है वो करीब डबल है कश्मीर से, जम्मू का आबादी लगभग बराबर है। शुरू में तो ज्यादा ही था, मैं आऊंगा जब डिलिमिटेशन पर अलग से बात करते हुए। तो किस प्रकार से जम्मू को दबा करके रखा गया और कश्मीर में जो सारी शक्तियों को केंद्रित कर दिया गया, क्योंकि विधानसभा की सीटों पर जो जानबूझ करके कश्मीर को ज्यादा सीटें दी गई। तो ये जो 2 बड़ी घटना है, उस 2 बड़ी घटनाओं पर मैं आपसे बात करूंगा और चाहूंगा कि अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है जो आज का जो टॉपिक दिया गया कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भारत। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आर्टिकल 370 जो है ना, ऐसे संविधान में पड़ा हुआ है, लेकिन वो सुसुप्तावस्था में वो मर चुका है, लेकिन उसमें है, तो इसलिए हम उसको एब्रोगेशन ही कहेंगे, या ज्यादा बेहतर वर्ड होगा इनऑपरेटिव ऑफ आर्टिकल 370।
आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बहुत लोगों का आरोप था कि अरे पिछली बार 5 साल की सरकार थी, 2019 के चुनाव से पहले बार बार कहते थे कि आपने क्यों नहीं हटाया आर्टिकल 370, क्यों नहीं हटाया। हर डिबेट में हम जब भी लोगों से डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स में जाते थे तो यह आरोप लगता था कि आपने आर्टिकल 370 नहीं हटाया। आप तो हटा सकते थे, आप सरकार में थे। तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि पहली सरकार थी जो नरेंद्र मोदी जी की जो पहली सरकार थी, पहले 5 साल में 14 से लेकर के 19 तक, उस सरकार में जो काम हुआ, आपको वो एक बेस था। और जिसके बाद अगस्त में 2019 में आर्टिकल 370 को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। आपको पता होगा कि आतंकवाद का जो दौर था उसमें मोदी जी की सरकार आने से पहले आतंकवादियों को हमारी आर्मी ठीक ठाक से कंट्रोल कर रही थी। उनकी हालत पहले भी खराब थी, लेकिन उनके जो फाइनेंसर थे उनको कभी टच नहीं किया जाता था। भारत की सरकार ने जो उनके सारे बड़े फाइनेंसर थे, जो एक बिजनेस चलाते थे समानांतर पत्थरबाजों की, आप गूगल पर के जाकर के देखिए कि करीब 2.5 साल से ये सारे देशद्रोही तिहाड़ की हवा खा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इनको पकड़ा। जहां जहां भी जो पैसों का जो स्रोत था कि किस तरीके से फाइनेंसिंग होती थी, हवाला कारोबारियों को पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में जो करप्ट लोग थे, जो सरकार से पैसा लेकर के और बिजनेस दिखा करके आतंकवादियों को, पत्थरबाजों को पैसे देते थे, उनको रोका गया, उनकी जड़ों को खोदा गया, उसमें मट्ठा डाल दिया गया। और ऐसे सारे लोग, जब उनके साथ यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो आज वो देश में वो अपनी कोर्ट, अपने तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आतंकवादियों का सफाया जारी है। और जब ये सारी बातें हो गई, पूरी सिक्योरिटी को ठीक कर दिया गया, लोगों को बता दिया गया कि कितना खतरनाक है। क्योंकि अगर आपको पहले एक स्पीच याद हो माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस समय जब चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 किसके लिए अच्छा है। जब ये सारी बातें हो गई तो इस बार उन्होंने आर्टिकल 370 को हटा दिया। तो पहले जो लोग कहते थे, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसकी तैयारी होती है, तो पहले कार्यकाल में तैयारी हुई और 5 अगस्त को इसका समापन हो गया। दूसरी बात कि क्या विश्व में जो हमारी जो परिस्थिति है, इसमें क्या हुआ। देखिए, जहां भी ये कश्मीर के बारे में बात करने वाले लोग, जो उपद्रवी लोग थे, जो सेपरेटिस्ट थे, वो जब भी बात करते तो वो कहते कि इवन भारत के संविधान में भी हमारे लिए अलग प्रकार की व्यवस्था है। किसी भी फोरम पे यही बात करते थे। भारत के अंदर भी ये हर जगह कहते थे कि हमारे लिए अलग व्यवस्था है। अलग व्यवस्था कोई थी नहीं। मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 370 का जब मैंने अध्ययन किया तो आर्टिकल 370 में कोई अलग व्यवस्था नहीं थी, एक सेपरेट मैकेनिज्म था। लेकिन ये हर जगह यही बताते थे। तो पूरी दुनिया में लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी। क्या ये सही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो किसी और स्टेटस पर है। तो ये जो आर्टिकल 370 के नाम पर जो ये अपनी दुकानदारी चलाते थे पूरी दुनिया में, उसको भी खत्म किया गया। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझने लगे कि आर्टिकल 370 हमारे लिए भी ठीक नहीं है। और मैं इस विषय पर आऊंगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद किस प्रकार से विकास की गति भी पकड़ी है। मैं 1 बाय 1 करके आऊंगा। तो मैंने आपको पहले कहा कि समय क्यों लगा और क्या उपयुक्त समय था, उपयुक्त समय में जाकर के आर्टिकल 370 हटा। इसके बाद जो पूरे वैश्विक परिदृश्य में कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर बराबर का राज्य है, जैसा राज्य कोई और है वैसे ही राज्य जम्मू कश्मीर है। अब जहां तक बात आती है कि क्या इसका कोई इंपैक्ट रहा, देखिए, देश में जब कोई भी, हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, हमारे यहां पार्लियामेंट में हर समय कानून बनाने की प्रक्रिया होती है और देश में कानून के हिसाब से चलता है। आपको मैं बताऊं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वहां लागू नहीं था। जो करप्ट लोग थे उनकी चांदी थी। 370 हटने के बाद, 35 इनऑपरेटिव होने के बाद वहां प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू हो गया। पोक्सो जो ये प्रिवेंशन है चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस का, वो एक्ट वहां लागू नहीं था। यानी इनकी मर्जी थी, जो चाहते थे कि वो लगा लें, जो नहीं चाहते थे वो नहीं लगा लें। तो
जो भी लॉज थे वो सारे लॉज वहां गए। और जब इनका मर्जी करता था, आपको मैं एक घटना बताना चाहता हूं कि जब 5 साल से 6 साल का कार्यकाल हुआ था, इंदिरा जी ने किया था विधानसभा का, तो इन्होंने फट से लागू कर लिया कि हाँ हमारे यहां भी 6 साल कार्यकाल होगा। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई और फिर से इसको 6 साल से 5 साल कर दिया, तो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन उन्होंने उसको लागू नहीं किया। ये 6 साल का 6 साल ही रखते हैं। तो इनकी जो दादागिरी थी, इस कारण से ये सारी बातें वहां पर चल रही थी। जहां तक विकास की बात है, मैं डिलिमिटेशन और जो डोमिसाइल है उस पर मैं अलग से बात करूंगा। विकास की जहां तक बात है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में बात होती है कि हम कैसे जमीन तक अपने प्रजातंत्र को ले जाएं। 73वां 74वां संशोधन है जो राजीव गांधी की सरकार लेकर के आए थे, पंचायत तक ले जाने की। इसका इन्होंने भरपूर विरोध किया। क्यों? एक ही कारण कि करीब 10,000 करोड़ जम्मू कश्मीर में जाता था, तो ये मिनिस्टर लोग उसको इस्तेमाल करते थे और ये पंचायत और मुखिया और सरपंच तक जाने नहीं देते थे पैसा का, जिससे इनमें बंदरबाट होती थी। आज एक करीब मुखिया के पास, जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनके पास भी 1 करोड़ रुपया पहुंच रहा है और वो वहां पर अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अब जो कानून महाराष्ट्र में लागू है, जो दिल्ली में लागू है, वही जम्मू कश्मीर में लागू है। पहले बिजनेसमैन झिझकते थे। आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब लद्दाख अलग हो गया है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, एक ऐसा मात्र प्रदेश है जहां 2 एम्स खोले गए। लेकिन 2 एम्स खोलने के बावजूद वहां जो लोग हैं कोई जाना नहीं चाहते, क्योंकि कौन चाहेगा कि मैं वहां जाकर के रहूं और मैं वहां का नागरिक ही नहीं बन सकता। वहां का मतलब मेरे को पीआरसी, नागरिक तो सभी देश के हैं, लेकिन मुझे वहां डोमिसाइल नहीं होगा, पीआरसी नहीं होगा, तो ये मैं डोमिसाइल के सब्जेक्ट पर आऊंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 35 कैपिटल ए था, उससे सफर कौन कर रहे थे, पहले आपको जानना जरूरी है कि इसको हटाने के बाद आज किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो बताने के लिए आपको मैं बताऊं कि आपको यह जानना पड़ेगा कि कौन लोग थे जो इससे सफर कर रहे थे। देखिए, पूरे देश में आर्टिकल 370 और 35A की वजह से 2 प्रकार के लोग तैयार हो गए थे। जम्मू कश्मीर के लोग दिल्ली में, मुंबई में, असम में, मेघालय में जा करके रह सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, अपने बिजनेस। लेकिन सेम महाराष्ट्र के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, सेम उनके पास रेसिप्रोसिटी नहीं थी। तो जो सबसे बड़ी बात थी कि आज पूरा देश एक है। जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में आकर के सेटल हो जाए, वो यहां नौकरी कर सकता है, अपने बिजनेस शुरू कर सकता है, और एक समय होने के बाद जो उसकी मिनिमम जो उनका क्राइटेरिया पालन करे होने के बाद वो महाराष्ट्र में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकता है और वो नागरिक बन सकता है। आज सेम वही परिस्थिति हो गई है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रदेश से अगर आज जम्मू कश्मीर जाए, वहां रहे और वहां पर बिजनेस कर सकता है, वहां वो सारे वो काम कर सकता है जो कोई व्यक्ति देश में कहीं भी कर सकता है, और एक परिस्थिति आए तो वो वहां का डोमिसाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में कर सकते हैं और आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। तो जो परिस्थिति थी कि 2 सेट ऑफ पीपल जो देश में बन गए थे, सबसे जो बड़ी घटना है कि आज 2 सेट ऑफ पीपल नहीं है। पहले था एक जम्मू एंड कश्मीर के लोग और एक शेष भारत के लोग, दोनों के लिए अलग अलग अधिकार था। इससे परिस्थिति क्या होती थी? जो सबसे पहली परिस्थिति थी, जो सबसे बड़े सफरर थे, वो थे वेस्ट पाक रिफ्यूजी। आपको पता है कि 47 में जब देश को बांट दिया इन लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए जो पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में जाकर के बस गए। तो जो हिमाचल में बस गए, पंजाब में बस गए, दिल्ली में बस गए, उनको तो सारे अधिकार मिल गए। लेकिन जो हमारे भाई जो वेस्ट पाकिस्तान से आए और जम्मू एंड कश्मीर में बस गए, तीसरी जनरेशन उनकी थी, उनको विधानसभा में और पंचायत के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था। वहां उनको 4th ग्रेड कर्मचारी की भी नौकरी करने का अधिकार नहीं था। वहां वो 2nd क्लास सिटीजन के रूप में रह रहे थे। जबकि आप जानते हैं कि आज अगर आप किसी दूसरे देश में भी चले जाएं और 10 साल गुजार लें, 5 साल गुजार लें, तो आपको वहां की भी नागरिकता मिल जाती है। लेकिन 70 साल से वेस्ट पाक रिफ्यूजी, जिनकी आबादी लोग कहते हैं 2-2.5 लाख है,
उनकी यह परिस्थिति थी कि उनको कोई जो मूलभूत अधिकार था वो जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे जो बड़ा अत्याचार था वो वेस्ट पाक रिफ्यूजियों का था। आज वो सारे वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो हमारे भाई हैं, उनको एक झटके से देश में बराबरी का अधिकार मिल गया। आप ये जान करके चकित होंगे कि उसी वेस्ट पाक रिफ्यूजी से दो प्रधानमंत्री इस देश में हुए। इंद्र कुमार गुजराल जी हुए, मनमोहन सिंह जी हुए, उप प्रधानमंत्री जी भी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जी। लेकिन जो हमारे बंधु जम्मू एंड कश्मीर में थे उन पे अत्याचार चल रहा था। 5 और 8 अगस्त का जो एक्शन था मोदी जी की सरकार का, वो उन वेस्ट पाक रिफ्यूजियों पर, मतलब समझ लीजिए कि उनकी जो परिस्थिति थी उसके लिए मतलब गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी। और आज वो हमारे और आपके जैसे हैं, आज वो सब कर सकते हैं जो आप और हम कर सकते हैं। उनके बाद अगर जो सबसे बड़े जो सफरर थे वहां की महिलाएं थी। आप बताइए कि हम 70 साल से एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हैं। वहां का पुरुष तो इंग्लैंड से वाइफ शादी करके लड़की अगर आती है, या पाकिस्तान से भी आ जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ जाए, तो शादी करने के ही दिन उसको पीआरसी मिल जाता था, उनके बच्चे को पीआरसी मिल जाता था। लेकिन जो महिलाएं अगर शादी करके किसी नॉन जम्मू कश्मीर के लोग से है, वो अमेरिका का लड़का है या दिल्ली का लड़का है या कहीं का, शादी करने के साथ पहले तो यह लिखा रहता था कि पीआरसी पर यह लिखा रहता था कि वैलिड टिल मैरिज। और तब क्या हुआ, जब कोर्ट में बहुत लड़ाई हुई तो उन्होंने लड़कियों को तो दे दिया कि चलो भाई आप लाइफ टाइम तो रहोगे, लेकिन आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। क्या आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि पुरुष के लिए जो अधिकार थे जम्मू एंड कश्मीर में, वो महिलाओं के लिए नहीं था। और जितने भी सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जो कहते हैं कि हम वुमेन राइट्स के लिए काम करते हैं, उन्होंने कभी इस विषय को नहीं उठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि आज हम ये भी जो एक एनोमली था और डिस्क्रिमिनेशन था महिलाओं के प्रति, ये भी 5 और 8 अगस्त के एक्शन के बाद खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा आप अगर वहां जाकर के देखें तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर के लड़के और लड़कियों के राइट्स में अंतर था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता होगा कि वहां के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनकी लड़की की शादी हो गई राजस्थान में, तो उनके लड़के को कोई अधिकार नहीं था, जबकि वो खुद फॉरेन से शादी करके आए। उनका लड़का भी बाहर से शादी किया, उनका लड़का और उनकी वाइफ को तो मिल गया। तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन था वेस्ट पाक रिफ्यूजी के बाद, जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था वो महिलाओं के साथ था, और उस डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म किया गया। और उसके बाद जो पुरुष और महिला हैं उनके पास बराबर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तीसरा एक वर्ग था वाल्मीकि समाज। बहुत सारे वाल्मीकि उस जमाने में पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर में चले गए। तो पहले वो सफाई का काम करते थे, उसके बाद में उनमें भी भाई डेमोक्रेसी है, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए, इंजीनियर बन गए, एक ने पीएचडी कर ली। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पीआरसी है, मुझे दो जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी, मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो जब वो पीआरसी लेकर के गए तो उस पीआरसी पे क्या लिखा था, जो आपको कोई भी पार्टी नहीं बताएगी, ये केवल आपको वही लोग बताएंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, कि उसमें यह लिखा था कि पीआरसी ओनली फॉर जॉब ऑफ क्लीनिंग। मतलब आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, वो सफाई कर्मचारी बनने के लिए ही आपको केवल पीआरसी दिया गया। लेकिन आपने किसी भी दलित नेता को इस विषय पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो मुझे बताइए कि कोई भी दलित व्यक्ति जो नेता इस देश में बड़े बड़े दलित नेता हुए। मैं इसीलिए मायावती जी ने जब आर्टिकल 370 और 35 कैपिटल ए के हटाने का समर्थन किया था, तो मायावती जी ने देख लिया था कि किस प्रकार से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 जो था कैपिटल, वो दलित विरोधी था। क्या आप सोच सकते हैं कि देश में 70 साल पार करने के बाद किसी एक व्यक्ति के माथे पे लिखा हुआ है कि आपको नौकरी केवल और केवल सफाई कर्मचारी की मिलेगी? तो यह हाल थी सफाई कर्मचारी की, यह भी खत्म हुआ। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन हर स्टेट में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई जो पिछड़े हैं उनको हम आगे अगली पंक्ति पे लाएं। लेकिन वहां रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि वहां बहुत बड़ी एक आबादी है शेड्यूल ट्राइब की, जो लद्दाख में है,
जो जो बकरवाल हैं, जो गुर्जर हमारे भाई हैं, उनको इन्होंने रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया। ये जब मैं आऊंगा कि डिलिमिटेशन के इशू पे, क्योंकि वो मेरा मेन इशू है कि किस प्रकार से फ्रॉड चल रहा था और क्यों इन्होंने फ्रॉड किया, तब मैं उस पर अलग से बात करूंगा। फिर शेड्यूल कास्ट, पूरे देश में रिजर्वेशन लागू है शेड्यूल कास्ट के लिए, कश्मीर वैल्यू में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जब पूरे देश में लागू है तो कश्मीर वैली में क्यों नहीं है शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन, क्यों नहीं नौकरी में उनको रिजर्वेशन मिले? फिर आपको पता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन चला, पूरे देश में ओबीसी रिजर्वेशन लागू है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या वहां ओबीसी नहीं है? राजनीति इतनी थी कि कश्मीर का कंट्रोल बना रहना चाहिए, वो 5 जो परिवार है उनका कंट्रोल बना रहना चाहिए, और उनका जब कंट्रोल रहेगा तो हम इनको कंट्रोल करके रखेंगे, जम्मू और लद्दाख की को हम दबा करके रखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो ये 5-6 मैंने आपको बड़े ग्रुप्स बताए, जो ग्रुप्स जो हैं, जो सफरर थे। और मैं एक बात और बता दूं, कभी भी इस विषय को मीडिया ने केवल हिंदू मुस्लिम का विषय बनाया। जम्मू एंड कश्मीर को हिंदू मुस्लिम के पचड़े से बाहर रखिए, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। वहां 5 परिवार है, वहां शिया भी हैं, बकरवाल भी है, गुर्जर, बहुत सारे मुसलमान हैं। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप इसको भूल जाइए, क्योंकि जिन लोगों ने इसको स्टेटस को बनाने की कोशिश की, उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम के इशू पर लाया। तो ये जो 5-6 जो बड़े ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स के लिए काम हुआ, और आज हम इन ग्रुप्स के ऊपर जो अत्याचार था, हमने उसको हटाया। अब जहां तक बात है कि जो डोमिसाइल लॉ जो अभी आया है, उस डोमिसाइल लॉ में क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब देश आजाद हुआ तो 1947 में पीओजेके से एक बहुत बड़ा वर्ग आया जो हिंदुस्तान में भाग करके आया, कि क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुआ, दंगे हुए, उनकी हत्याएं हुई, लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, और उनको भारत में भाग करके आना पड़ा। और ये जो एरिया है वो है कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ, बाग, भिंबर। ये 6 मेन इलाके थे जहां से लोग भाग करके आए। अब आपको भी पता है कि जब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं तो वो अपने कागज लेकर के तो आएंगे नहीं, वो तो भाग करके जान बचा करके आ गए हिंदुस्तान। जम्मू में उनको लोगों ने समर्थन किया, तो जब वो भाग करके आए और उसके बाद जब सरकार बनी तो सेक्शन 6 इन्होंने ऐड कर दिया जम्मू कश्मीर के संविधान में। 1956-57 में जो उनका संविधान कंप्लीट हुआ, और उन्होंने एक सेक्शन 6 लगा दिया कि जो लोग ये दिखा दें कि 1944 से पहले वो जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं, उनके पास जमीन का कुछ है या कोई प्रूफ है, हम उन्हीं को परमानेंट रेसिडेंट मानेंगे। तो ये जो 6 जगह के लोग थे जो वहां से भाग करके आए, और जो जम्मू में भी ठहरे, जो दिल्ली में भी रहे, देश में भी गए और पूरी दुनिया में फैल गए, मीरपुरी, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार था। ये पीआरसी के नाम पे जो फ्रॉड किया था जम्मू एंड कश्मीर में, कि इनको किसी भी आधार पर नागरिक जो पीआरसी है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, वो नहीं देना है। जब डोमिसाइल हुआ तो जो सबसे बड़ी बात है उसमें कि जो भी व्यक्ति जो अपना कभी भी एक कनेक्शन दिखा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर से है, वो व्यक्ति आज डोमिसाइल अप्लाई कर सकता है। तो ये जो 6 जगहों का मैंने नाम लिया, ये जो लोग पूरे दुनिया में बसे हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, और वो लोग बता रहे हैं कि हम अपना डोमिसाइल हम अप्लाई करेंगे, और डोमिसाइल लेकर के हम जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल बनेंगे। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति के ऊपर जो इतना बड़ा अत्याचार था, आज हम उस अत्याचार को धोने का काम किया। जो देश की परिस्थिति थी, जो लोगों को करना था 70 साल में, उन्होंने नहीं किया। फाइनली जाकर के डोमिसाइल की जो पॉलिसी बनी है, इसमें उनको अधिकार दिया गया। इसके साथ जो जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग सिविल सर्विस से जाते हैं, नौकरी करते हैं, जो लोग आर्मी में हैं, उनके बच्चे अगर 10वीं 12वीं कर लेते हैं, 7 साल पार कर लेते हैं, या 10 साल तक नौकरी करते हैं, ऐसी बहुत सारी जो ग्राउंड्स दिए गए हैं कि आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल बन सकते हैं। और जिन लोगों के साथ जिन पर अत्याचार हुआ और वो बिना किसी तरीके से बाहर आकर के हैं, वो आज जाएं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर के हैं, वो जाएं और वो अपना डोमिसाइल का जो राइट है उसको एक्वायर करें।
तीसरी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले क्या परिस्थिति थी कि आप कितनी भी देश में कितने दिन भी आप जम्मू एंड कश्मीर में रह जाए, जम्मू एंड कश्मीर में आप कुछ भी कर लें, आपको वहां की पीआरसी नहीं मिलेगी। आज ये परिस्थिति में बदलाव हो गया है कि जो भी व्यक्ति आज जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी वहां जाकर के कोई टूरिज्म का बिजनेस करना चाहते हैं, या वो कुछ भी करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, और अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है अगर उसको उन्होंने पूरा कर दिया तो वो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो डोमिसाइल की स्थिति है, जो देश में दो प्रकार का जो वर्ग बना था, इसको तोड़ने की पूरी मतलब प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया है। और इस डोमिसाइल में जिन लोगों के साथ भी अत्याचार हुआ था, चाहे वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हिंदू हो, 89, 90, 91 में जो हुआ, जो हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, कश्मीरी हिंदुओं को, या जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से जो डिस्प्लेस्ड होकर के आए थे 47 में वो हो, या जो व्यक्ति वहां जाकर के रहा हो, जो मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन को मीट कर रहा हो, ये सब लोग आज अप्लाई कर सकते हो। जो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से एक प्रक्रिया बनी हुई है कि आप महाराष्ट्र में, आप किसी और प्रदेश में जाकर के आप डोमिसाइल ले सकते हैं, उसी प्रकार की प्रक्रिया, एग्जैक्टली उसी प्रकार की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के लिए है कि आप जाइए, वहां रहिए, और वो आप अपना डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है, वो मैं सबसे अंत में कर रहा हूं, वो है डिलिमिटेशन का। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर में बात हुई कि यहां पर संविधान बनाने की प्रक्रिया सभी राज्यों में बनानी थी। लोगों ने कहा कि देश का जो संविधान है उसी को मान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि हम संविधान बनाने की प्रक्रिया को चलाएंगे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई, अब आप जो संविधान सभा बनाएंगे तो उसमें आपको लोग तय करने हैं कि कितने लोग होंगे, और उस हिसाब से करेंगे। तो उसी समय से यह फ्रॉड शुरू हो गया। यह फ्रॉड क्यों शुरू हो गया? क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला जी थे, चाहते थे कि कंप्लीट मेरा कंट्रोल होना चाहिए, और नेहरू जी उसको चाहते थे कि इन्हीं के हाथ में कंट्रोल रहे। मैं इस विषय से डाइग्रेस नहीं करता हूं। ये जो डिले भी हुआ था एक्सेशन, वो केवल नेहरू जी की जो मोहब्बत थी ना शेख अब्दुल्ला जी को लेकर के, केवल उसलिए थी। राजा तो पहले दिन से तैयार थे। सबसे बड़ा अत्याचार इस देश में और हुआ कि राजा हरि सिंह को विलन बनाया। जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि राजा ने कभी भी कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन राजा चूंकि वहां हिंदू था तो उसको विलन बनाना था। और आप देख रहे हैं देश में एक प्रकार के लोग हैं जिनको विलन बनाने की में बड़ा मजा आता है। पर्टिकुलरली अगर कोई हिंदू मिल जाए तो उसका विलन बनाने के लिए तो वो पैदा ही इसी के लिए हुए हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि उस समय 1941 में जो सेंसस था, उसके आधार पर 50 में जब इन्होंने 51 में इन्होंने सेंसस बिना बनाए हुए, इन्होंने कहा 41 के सेंसस से हम 51 में हम विधानसभा की सीट का निर्धारण करेंगे। अब आप मुझे बताइए, 47 में इतना बड़ा देश का पार्टीशन हुआ, बहुत सारे लोग पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से भाग करके जम्मू में आए। जम्मू की आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि सारे जो रिफ्यूजी थे, देखिए कश्मीर वैली का जो बंटवारा हुआ उसमें लोग जो उस तरफ थे वो तो आए नहीं, वो तो पाकिस्तान में रह गए, क्योंकि उनको आने की जरूरत थी। वहां से भी कश्मीरी हिंदू ही भाग करके आया। अब इस परिस्थिति में 41 में जो पॉपुलेशन था, मैं उसका आपको बाइफर्केशन देता हूं कि जम्मू की उस समय जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉपुलेशन था, जम्मू कश्मीर लद्दाख, वो 40,21,000 था। उसमें करीब 20 लाख जम्मू का पॉपुलेशन था, 17 लाख कश्मीर का पॉपुलेशन था, जो कश्मीर बहुत बड़ा है। इसके बाद लद्दाख का पॉपुलेशन 3,11,000 था। तो कायदे से तो यह होना चाहिए कि फिर से जनगणना होनी चाहिए थी, सेंसस होना चाहिए था, और फिर आप तय करते कि विधानसभा की कितनी सीटें होंगी। लेकिन 41 के आधार पर 51 में इन्होंने तय कर दिया कि हम 100 सीट बनाएंगे, और 100 सीट में इन्होंने कह दिया कि 25 सीट हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, हम उसके लिए छोड़ते हैं। और जो 75 सीट थी उसमें से इन्होंने 43 सीट कश्मीर को दे दिया, 30 सीट जम्मू को दे दिया, और केवल 2 सीट लद्दाख को दिया। आप सोचिए कि आबादी मैंने आपको बताया 20 लाख जम्मू, 3 लाख लद्दाख और 17 लाख कश्मीर। लेकिन जब इन्होंने सीटों का बंटवारा किया तो इन्होंने 43 सीट कश्मीर का, 30 सीट जम्मू का और 2 सीट लद्दाख का कर दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ये चाहते थे कि कश्मीर का कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप इसमें आएंगे
तो अगर अगर आप एरिया की बात करें, क्योंकि जब हम डिलिमिटेशन करते हैं, आप डिलिमिटेशन एक्ट अगर आप देखेंगे तो दो तीन बातें होती है, आबादी और एरिया, फिर जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होते हैं। अगर आप अगर एरिया की बात करिए तो जम्मू एंड कश्मीर जो राजा हरि सिंह जी के जमाने में था, उसमें टोटल एरिया था 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर जो आज है वो लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना के कब्जे में जो नेहरू जी के टाइम में हमारा कब्जा हो गया वो करीब 42,000 किलोमीटर है। तो बचता है आज हमारे पास 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर करीब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जो लद्दाख है, 27,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर। लेकिन जो ये बंटवारा हुआ वो कंप्लीटली विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कंप्लीट मेरा होना चाहिए, और इन्होंने 43, 30 और 2 पर बंटवारा कर दिया। और वही चलता रहा। क्यों? क्योंकि जिससे कि कश्मीर में हम जीतेंगे सारी सीटें, रिगिंग करेंगे चुनाव में और हम सरकार में बने रहेंगे। उस समय इन्होंने कहा कि 40,000 के थ्योरी से हम पर सीट उन्होंने बना लिया कि 40 लाख आबादी है, हम 100 सीट, 40,000 पर एक सीट हम देंगे 1951 में। अगर उस आधार पर आप देखिए तो कम से कम 6 सीटें लद्दाख की होनी चाहिए थी, 38 सीटें जम्मू की और कश्मीर की 31 सीट, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। फिर जाकर के डिलिमिटेशन 95 में हुआ तो इन्होंने जम्मू की कुछ सीटें बढ़ा दी और जम्मू की सीटें इन्होंने 37 की, लेकिन कश्मीर की ज्यादा बढ़ा ली, इन्होंने कश्मीर की 46 कर दी और लद्दाख का 4 ही रहने दिया। तो ये इनकी पूरी की पूरी कोशिश थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया कि किस प्रकार से हमारे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। और इस परिस्थिति में एक बार 27 अगस्त 1982 को जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसने कहा भी कि ये गलत है और जम्मू की सीट बढ़नी चाहिए और कश्मीर की सीट घटनी चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। 95 में डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन फिर से 2005 में होना चाहिए था, 2002 में इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया कि अब डिलिमिटेशन होगा ही नहीं, और इन्होंने 2031 तक कर दिया डिलिमिटेशन। इस तरीके का फ्रॉड और इस तरीके का अत्याचार वहां चल रहा था। 5 अगस्त और 8 अगस्त के बाद यह अत्याचार भी बंद हो गया। अब जो परिस्थिति है कि नया डिलिमिटेशन कमीशन बना है, जहां जो आबादी है हमारे पास, लोगों की जो लिस्ट होगी 2011 में जो सेंसस है उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा। उसमें जो दोनों जो है कि एरियाज को भी लिया जाएगा कंसिडरेशन में, आबादी को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ज्योग्राफी को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा, और जस्ट एंड फेयर जो है डिलिमिटेशन होगा। और जब डिलिमिटेशन होगा तो जो इनका जो कंट्रोल था, जो जस्ट एंड फेयर होगा, जो सही है वही डिलिमिटेशन होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट की जो सीट है उसकी ठीक से रोटेटिंग होगी, और रियल डेमोक्रेसी जम्मू एंड कश्मीर में आएगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक शैम डेमोक्रेसी चल रही थी सालों से। 47 से में एक्सेशन हुआ और उसके बाद से ये कंप्लीट तरीके से ये आज डिलिमिटेशन हो जाने के बाद मुझे लगता है कि रियल डेमोक्रेसी का पदार्पण वहां होगा। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो मुझे लग रहा है ना कि ये सबसे जो ज्यादा जरूरी है और जो सबसे अच्छी चीज होगी कि जो माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट में बदलाव होगा दोनों तरफ के लोगों को। जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिज्म की भावना थी, सबसे पहले वो खत्म हो जाएगी। ये 3 जनरेशन का घाव है, इस जनरेशन में ये खत्म हो जाएगा। जहां तक है इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ेगी। जो अभी मैंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए जो पंचायत तक जाएगा, तो जो लोकल लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ेगी, और डेवलपमेंट जो है ना वो राइट फ्रेमवर्क में शुरू होगा। और आप देख लीजिए कि जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, आपको मैं एक डाटा देना चाहता हूं कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति लगभग 8,000 रुपए सरकार खर्चा करती है। 2018 का यह डाटा है प्रति व्यक्ति। जम्मू एंड कश्मीर में यह करीब 27,000 प्रति व्यक्ति था, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। आप अगर अभी न्यूज देखते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां के बैंकों में है,
आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार की लूट वहां की सरकारी नौकरी में थी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कैसे डेवलपमेंट होगा पूरे देश में। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि जो चतुर्थ श्रेणी और जो उससे नीचे बहुत जगह इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इंटरव्यू में होता था क्या कि जो टैलेंटेड हैं, जिनकी 95% मार्क्स हैं, उसको नहीं लेकर के इंटरव्यू में वो मार्क्स ज्यादा दे करके वो एक घोटाला चलता था। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू नहीं रखना। जम्मू कश्मीर ने इसको लागू नहीं किया था, क्योंकि वहां पर जॉब ही केवल करप्शन के आधार पर होता था कि आपको पैसे लेंगे, हम इंटरव्यू में छेड़छाड़ करेंगे और हम तरीके से। तो ये सब बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं ना, वो वहां बंद हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि इस कारण से डेवलपमेंट जो है ना वो रास्ते पर जाएगा। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, वो जो आर्टिकल 370 के चश्मे से देखते थे कि बहुत सारे कानून वहां नहीं है, वो उससे मेरे हिसाब से इसका बढ़ेगा। देखिए 1964 में एक बहस हुआ था जिसमें देश की सारी पार्टियां एक साथ थी कि आज ही इसको हटा देना चाहिए। एक प्राइवेट मेंबर बिल था। कांग्रेस पार्टी, जनसंघ, सारे लोग कह रहे थे कि आज, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे लोग साथ में थे। लेकिन उस दिन कहा गया कि चूंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो हम आज नहीं हटाएंगे, कांग्रेस पार्टी लाएगी। गुलजारी लाल नंदा साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम बिल लाएंगे और आर्टिकल 370 को हटा देंगे। लेकिन दुर्दैव से 1964 के बाद यह एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का कारण बन गया। कांग्रेस पार्टी इसको मुसलमानों के वोट बैंक से मुझे लगता है कि जोड़कर देखने लगी और इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम इसको हटाएंगे तो वहां पर बहुत लोग तो यह कहने लगे थे कि अगर हम हटाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वहां के भी कुछ लीडर थे, वो कह रहे थे कि यहां तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता था कि आर्टिकल 370 के नाम पर जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को बंद होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से काम किया कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो पॉलिटिक्स में इसको वोट बैंक के साथ जोड़ करके देखने लगे, इसलिए इसको नहीं हटाया गया। और एक बात और, आर्टिकल 370 हटने के बाद जो वहां जो स्थिति थी, सिक्योरिटी की भी जो स्थिति थी, वो भी, उसमें भी काफी गिरावट आई है। जो वायलेंस की स्थिति, उसमें काफी गिरावट है। सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छा है। और अगर आप कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले अगर आप देखते, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ रहे थे कि श्रीनगर के मार्केट में लोग हैं, लोगों को अब इससे मतलब नहीं है। उनको पता है कि आर्टिकल 370 से उनका पेट भरने वाला है नहीं। और ये आर्टिकल 370 का जाना सबके हित में है, क्योंकि वहां पर अब जो विघटनकारी शक्तियां थी उनको भी पता चल गया। देखिए पॉलिटिकल जो विल है वो जब आप दिखा देते हैं तो ये बातें चली जाती हैं। और मेरा यह मानना है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो टेररिज्म की जो घटनाएं हैं उसमें भी गिरावट हुई है। और कभी भी सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम से इसका लेना देना है। और कोई ये नहीं है कि कोई लाइसेंस मिल गया है कि हम ये कोई एंटी मुस्लिम और कुछ भी है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनका अधिकार जैसा था वैसा ही रहेगा। और जो लोग, जिनके ऊपर अत्याचार था, उसके अत्याचार को खत्म करने के लिए ये सारी प्रक्रिया हुई है। और पूरा जो इंटीग्रेशन की बात को कंप्लीट करने के लिए प्रक्रिया हुई है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहां राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपके यहां नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है तो सरकार से आप कुछ पूछ नहीं सकते। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है नहीं तो आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। किससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ग्राउंड रूट डेमोक्रेसी। जो 73वां और 74वां संशोधन है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है, जो राजीव गांधी की सरकार लाई थी, उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और आज ये 74th एंड 73rd अमेंडमेंट ग्रास रूट तक जाएगा और इससे जो है ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोकल लोगों का काम करने का उनको मौका मिलेगा और वो करेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस योजना में, मैं चाहता हूं कि जो लोग भी किसी भी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी कनेक्टेड रहे हैं, अगर वो वापस डोमिसाइल चाहते हैं, आप उनको कहिए कि डायरेक्टली आजकल नेट पे वो अवेलेबल है, आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप
पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं और देश क्या विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हैं, तो नेट के थ्रू आप अपना डोमिसाइल अप्लाई कीजिए। जो देश में है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इस विषय को आगे ले जाकर के, और ये जो समानता का अधिकार पूरे देश में अभी सभी को मिला है, इस विषय पर काम करते हुए इस धारा में हम आए कि हम लोगों को मदद करें कि किस प्रकार से जिनकी डोमिसाइल चली गई थी उसको अचीव करें। यही इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत आप लोगों से मांगता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।